हेलो व्यूअर्स, आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कस्मोपॉलिटन मैगजीन में हाल ही में छपे एक लेख में द ड्राइव टू विन सेल्फ डिस्ट्रक्शन में एलिस मल्लाह ने इस तरह इशारा किया है कि हर साल 30,000 अमेरिकी आत्महत्या कर लेते हैं और 1 लाख लोग आत्महत्या का असफल प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस बात के आश्चर्यजनक प्रमाण मिले हैं। लाखों करोड़ों दूसरे लोगों धीमे धीमे कम स्पष्ट तरीकों से खुद को मार रहे हैं। बाकी के लोग शारीरिक आत्महत्या करने के बजाय आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद को कई तरह से अपमानित दंडित कर रहे हैं और कुल मिलाकर अपने आप को छोटा बना रहे हैं। जिस मनोवैज्ञानिक मित्र का मैंने जिक्र किया था, उसने मुझे बताया कि किस तरह उसने अपनी एक ऐसी मरीज को रोका जो मानसिक और आध्यात्मिक आत्महत्या करने पर तुली हुई थी। उसने कहा, इस मरीज की उम्र 35 से ऊपर होगी। उसके 2 बच्चे थे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसे गंभीर डिप्रेशन था। अपनी जिंदगी का हर अनुभव उसे दुखद अनुभव ही लगता था। उसका स्कूली जीवन, उसकी शादी, बच्चों का लालन पालन, जिन जगह पर वह रही थी, सभी के बारे में उसकी सोच नकारात्मक थी। उसने बताया कि उसे याद नहीं है कि वो कभी सुखी भी रही थी, और चूंकि व्यक्ति अपने उचित अतीत की कुंजी से ही अपने वर्तमान में रंग भरता है, इसीलिए उसे वर्तमान जीवन में भी सिर्फ निराशा और अंधेरा ही नजर आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि सामने वाली तस्वीर में उसे क्या दिख रहा था, तो उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज रात तूफान आने वाला है। यह उस तस्वीर का सबसे निराशाजनक विश्लेषण था। यह तस्वीर एक बड़ी ऑयल पेंटिंग है जिसमें सूर्य आसमान में नीचे की तरफ है। चित्र बहुत चतुराई से बनाया गया है और इसे सूर्योदय का दृश्य भी समझा जा सकता है और सूर्यास्त का भी। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि लोग तस्वीर में जो देखते हैं उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में संकेत मिल जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यह सूर्योदय का दृश्य है, जबकि मानसिक रूप से असंतुलित डिप्रेस्ड व्यक्ति हमेशा इसे सूर्यास्त का दृश्य बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं किसी व्यक्ति की याददाश्त तो नहीं बदल सकता, परंतु अगर मरीज सहयोग दे तो मैं उसे अपने अतीत को अलग तरीके से देखने का नज़रिया दिखा सकता हूँ। मैंने इस महिला को भी ऐसा ही करना सिखाया। मैंने उसे बताया कि वह अपने अतीत को पूरी तरह निराशावादी रवैये से ना देखे और उसमें से खुशी और आनंद के पलों को याद करने की कोशिश करें। 6 महीने के बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। उस वक्त मैंने उसे एक खास काम सौंपा। मैंने उससे कहा कि वो हर दिन 3 कारण लिखे जिनके कारण उसे खुशी होना चाहिए। हर सप्ताह गुरुवार को मैं उसके लिखे कारणों को देख लेता था। यह सिलसिला 3 माह तक चलता रहा। उसमें काफ़ी सुधार हो रहा था। आज वो महिला एक सामान्य जीवन जी रही है। वो सकारात्मक है और वो ज़्यादातर लोगों जितना ही सुखी है। जब इस महिला ने अपनी यादों के बैंक से नकारात्मक विचार निकालना बंद कर दिया, तो उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया। चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या बड़ी हो या छोटी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी यादों के बैंक से नकारात्मक विचारों को निकालना बंद कर देता है और उनके बजाय सकारात्मक विचार निकालना शुरू कर देता है। मानसिक राक्षस ना बनाएं। अपनी यादों के बैंक से अप्रिय विचार निकालना बंद कर दें। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थितियाँ याद आएं, तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचें, बुरे हिस्से को भूल जाएं, उसे दफना दें। अगर आप यह पाएं कि आप नकारात्मक पहलू पर ही विचार कर रहे हैं, तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। और यहाँ हम आपको एक और महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक बात बताना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क अप्रिय घटनाओं को भुलाना चाहता है। अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय याद धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है
और आपकी यादों के बैंक का टेलर उन्हें बाहर निकालता जाता है। डॉक्टर मेबलिन एस हेडविग एक प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट मनोवैज्ञानिक है और याद रखने की हमारी योग्यता के बारे में वे कहते हैं, जब जागने वाले भावना सुखद होती है तो विज्ञापन को याद रखना आसान होता है। जब जागने वाली भावना सुखद नहीं होती तो पाठक या श्रोता उस विज्ञापन के संदेश को जल्दी ही भूल जाते हैं। अप्रिय घटनाएं हमारी चाहे गई चीज़ों के खिलाफ होती है, इसीलिए हम उन्हें याद नहीं रखना चाहते। संक्षेप में, अगर हम उन्हें बार बार याद ना करें तो अप्रिय घटनाएं को भूलना आसान है। अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें, बाकी को यूं ही बेकार पड़ा रहने दें और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किला फतह कर सकते हैं। आपको लगेगा आप दुनिया की चोटी पर पहुंच सकते हैं। अब जब भी अपने नकारात्मक खुद को छोटा करने वाले विचारों को याद करने से इनकार करते हैं तो आप अपने डर को जीतने की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। लोग दूसरे लोगों से क्यों डरते हैं? जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम इतना आत्मचेतन क्यों हो जाते हैं? हमारे संकोच की क्या वजह होती है? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? दूसरे लोग का डर एक बड़ा डर होता है, परंतु इसे जीतने का भी एक तरीका है। अगर आप उसे सही पहलू से देखने की आदत डाल ले तो आप लोगों के डर को जीत सकते हैं। मेरे एक सफल बिजनेस मित्र ने मुझे बताया कि किस तरह उसने लोगों के बारे में सही नज़रिया सीखा। उसका उदाहरण सचमुच दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में जाने से पहले मैं हर एक के सामने झिझकता था, हर एक से डरता था। आप सोच भी नहीं सकते मैं उस समय कितना शर्मीला और संकोची हुआ करता था। मुझे लगता था बाकी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैं अपनी शारीरिक और मानसिक कमियों को लेकर चिंता किया करता था। मैं सोचा करता था कि मेरा जन्म ही असफल होने के लिए हुआ है। फिर किस्मत से मैं सेना में चला गया और वहाँ जाने के बाद मेरे दिल से लोगों का डर निकल गया। 1942 में 1943 के दौरान जब सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो मुझे भर्ती केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। मैंने इन लोगों के परीक्षण में सहयोग किया। मैं इन रंगरूटों को जितना देखता रहा था, मेरे मन से लोगों का डर उतना ही कम होता जाता था। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए थे। सभी पूरे कपड़े उतारे हुए थे और सभी लगभग एक से दिख रहे थे। हाँ, इनमें से कुछ मोटे थे और कुछ दुबले, कुछ लंबे थे और कुछ छोटे, कुछ नाटे, परंतु वे सभी परेशान थे। सभी अकेलापन अनुभव कर रहे थे। कुछ समय पहले यही लोग युवा एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। कुछ समय पहले इनमें से कुछ किसान थे, कुछ सेल्समैन थे, कुछ ब्लू कलर कर्मचारी थे और कुछ यूं ही सड़कों पर खाक छाना करते थे। कुछ दिन पहले ये लोग अलग अलग काम किया करते थे, परंतु भर्ती केंद्र पर वे सारे लोग एक से दिख रहे थे। तब मैंने एक महत्वपूर्ण बात सोची। मैंने पाया कि लोग ज़्यादातर मामलों में एक से होते हैं। लोगों में समानताएं ज़्यादा होती है और असमानताएं कम होती है। मैंने पाया कि सामने वाला आदमी भी मेरे जैसा ही है। उसे भी अच्छा खाना पसंद है, उसे भी अपने परिवार और दोस्तों की याद आती है, वो भी तरक्की करना चाहता है, उसके पास भी समस्याएं हैं और वो भी आराम करना चाहता है। इसीलिए अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह बात कम काम की नहीं है? अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। लोगों को सही नज़रियों से देखने के दो तरीके ये हैं। सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय इन दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वह महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह भी याद रखें कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिले तो ऐसा सोचें, हम दो महत्वपूर्ण लोग
मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसने मेरे सुझाव एक युवक को नौकरी पर रख लिया है। आपको पता है मुझे उसकी किस बात ने प्रभावित किया? मेरे दोस्त ने कहा। कौन सी बात ने? मैंने पूछा। मुझे उसका आत्मविश्वास बेहद पसंद आया। ज़्यादातर उम्मीदवार तो कमरे में घुसते समय डरे हुए रहते हैं और सहमे हुए रहते हैं। उन्होंने मुझे उस तरह के जवाब दिए जो उनकी राय में मैं सुनना चाहता था। एक तरीके से ज़्यादातर उम्मीदवार भिखारियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें आप कुछ भी दे सकते थे और उन्हें आपसे किसी खास चीज़ की उम्मीद नहीं थी। परंतु जी का व्यवहार इन सब से अलग था। उसने मेरे प्रति सम्मान दिखाया, परंतु इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने प्रति भी सम्मान दिखाया। मैंने उससे जितने सवाल पूछे, उसने भी मुझसे तकरीबन उतने ही सवाल पूछे। ये कोई चूहा नहीं है, वो असली मर्द है और मैं उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। आपसी महत्व का रवैया आपको परिस्थिति को देखने का संतुलन रवैया देता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी नज़र में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा हो, परंतु याद रखें है तो वो भी एक इंसान ही। उसके पास भी तो वही सुरुचियाँ, इच्छाएं और समस्याएं होगी जो आपके पास है। तो सेकंड में समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पर कतरना चाहते हैं, आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो वह लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के लिए जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कैसे बैठा है। कुछ महीने पहले मैक्सी होटल की रिजर्वेशन डेस्क पर मैंने सीखा कि इस तरह के लोगों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। शाम के 5 बजे थे और होटल में नए अतिथियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। मेरे सामने वाले आदमी ने क्लर्क को अपना नाम बताया। क्लर्क ने कहा, यस सर, आपके लिए एक बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल है ये? वो आदमी गुस्से से चिल्लाया। मैंने तो डबल बेड का ऑर्डर किया था। क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं देख लेता हूँ सर। उसने अपनी फाइल निकाली और उसमें देखकर कहा, माफ़ कीजिए सर, आपके टेलीग्राम में साफ लिखा हुआ था कि सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल बेडरूम दे देता, परंतु हमारे पास अभी कोई डबल बेडरूम खाली नहीं है। क्रुद्ध ग्राहक चिल्लाया, भाड़ में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस लहजे में बात करना शुरू कर दिया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। और उसके बाद वो वहाँ तक आ गया, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूँगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। शाब्दिक आक्रमण की इस बौछार की विनम्रता से सहन करते हुए क्लर्क ने कहा, सर माफ़ कीजिए, हमने आपको निर्देशों का पालन किया है। आखिरकार ग्राहक जो अब अगबबुला हो चुका था बोला, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी अब मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। और ये कहकर वो होटल से बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर पहुंचा और मैं सोच रहा था कि क्लर्क इस बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण विचलित होगा, परंतु मुझे हैरत हुई जब उसने मेरा स्वागत मधुर आवाज़ में गुड मॉर्निंग सर कहकर किया। जब वो मेरे रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूरी कर रहा था तो मैंने उससे कहा, मुझे आपका तरीका बहुत पसंद आया। आपका अपनी भावनाओं पर ज़बरदस्त नियंत्रण है। सर, क्लर्क ने कहा, मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता। वो वास्तव में मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी या उसका बिजनेस चौपट हो रहा होगा, या हो सकता है वो हीन भावना से ग्रस्त हो और वो उसके लिए एक
सुनहरा अवसर था जब वो अपनी शक्ति सिद्ध कर सके। मैं वो आदमी था जिस पर वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। क्लर्क ने बाद में यह जोड़ दिया, अंदर से शायद वो बहुत भला आदमी होगा। ज़्यादातर लोग होते हैं। लिफ्ट की तरह बढ़ते समय मैं उसके शब्दों को दोहरा रहा था। अंदर से शायद वो बहुत भला आदमी होगा। ज़्यादातर लोग होते हैं। जब भी कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इन 2 वाक्यों को याद कर लें। अपने गुस्से पर काबू रखें। इस तरह की स्थितियों में जीतने का यही तरीका होता है कि सामने वालों को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दें और फिर इस घटना को भूल जाएं। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.